वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रहा था वो आज कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सैयद और लोधी डायनेस्टी। ये डायनेस्टीज का जो चैप्टर है, मतलब जो डायनेस्टीज हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर जितने एक चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आखिरी डायनेस्टी देखते हैं, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी की अगर बात की जाए, ये चला था आपने 1414 से 1451 तक। इसमें सबसे पहले जो एम्परर बने थे वो बने थे खिसर खान। खिसर खान जो एम्परर बने थे ये 1414 से 1421 तक थे। ये सबसे पहले राजा थे, तो ऑब्वियसली ये पहले सबसे फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। आपको याद होगा पहले के चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि तुगलक डायनेस्टी जब दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहा था उस वक्त पे तिमूर आया था, जो कि एक मंगोल था और दिल्ली को 3 दिन तक लूटपाट करने के बाद लोगों को मारने के बाद वो वापस चला गया था। तो तिमूर जब आया था तब उसने खिसर खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया था। मुल्तान का गवर्नर बनाया था खिसर खान को। बाद में खिसर खान ने दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था और कैप्चर करने के बाद उसको ये समझ में आ गया था कि वहां पर जितने नोबल्स है उनको खुश रखना होगा। तो तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो भाग गए थे दिल्ली से तिमूर के डर से और बाद में वापस आ गए थे। इसलिए कोई भी नोबेल उनको सपोर्ट नहीं करते थे और सभी सपोर्ट करते थे आपके खिसर खान को। तो ये बात खिसर खान की समझ में आ गई कि नोबेल जितने भी है उनका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा ताकि वो भी हमेशा सुल्तान बने रहे। इसलिए खिसर खान ने कभी भी अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया था वहां पर, ताकि वो सभी नोबेल जो है उनके इक्वल रह पाए। बाद में खिसर खान चल बसे थे 1421 में। अब पढ़ेंगे हम लोग मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह के बारे में बस यही पढ़ना है कि वो उनके बेटे थे और वो खिसर खान के बाद आए थे, शहनशाह बने थे या फिर सुल्तान बने थे। अब देखेंगे हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शाह थे आपके 1434 से 1443 तक। मोहम्मद शाह जैसे शहनशाह बन गए थे, मैंने पहले ही बताया कि रिवोल्ट काफी ज्यादा हो गए थे, क्योंकि रिवोल्ट सबसे ज्यादा हो गए थे जैसे यहाँ पर खिसर खान मर गए थे। खिसर खान के बाद जैसे मुबारक शाह आ गए थे, मुबारक शाह आने के टाइम सबको ये पता चल गया था कि ये डायनेस्टी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला और जितने भी दूसरे डायनेस्टीज है वो सब इन पे अटैक करने लगे थे और जितने नोबल्स है वो भी इनके अगेंस्ट चले गए थे। बाद में मोहम्मद शाह की मौत हो गई थी 1445 में। अब अगर बात की जाए इस डायनेस्टी की, सैयद डायनेस्टी के सबसे वीक सुल्तान अगर बात की जाए तो वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह आपके थे 1443 से 1451 तक। ये मोहम्मद शाह के बेटे थे और ये थे आपके वीकेस्ट सैयद सुल्तान। इन्हें वीकेस्ट इसलिए कहा जाता था कि इनके लिए सैयद डायनेस्टी खत्म हो गया था और ये लड़ाई के मैदान से भाग गए थे और खुद को छुपा लिया था। जबकि कोई सुल्तान या फिर कोई भी शहनशाह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और आखिरी वक्त तक उस लड़ाई में रहता है। तो उनके जो वजीर है, उनके वजीर ने इन्वाइट किया था बहलोल लोधी को। अब सबको पता था कि अलाउद्दीन आलम शाह बहुत ही कमजोर राजा है, बहुत ही कमजोर सुल्तान है और उसको जल्दी से जल्दी कोई हटा देगा। तो उनके जो वजीर है वो चाहते थे कि ये काम वही करे, इसलिए उन्होंने वजीर ने इन्वाइट किया बहलोल लोधी को कि आप आइए और दिल्ली पे कैप्चर कर लीजिए। क्योंकि बहलोल लोधी अगर अलाउद्दीन आलम शाह को हटा देता तो जरूर वजीर को और भी ज्यादा पावर मिलता है, इसलिए वजीर ने बुला लिया था बहलोल लोधी को। बाद में लड़ाई के मैदान में आलम शाह भाग गए थे बदून के लिए। इसके साथ ही आपकी सैयद डायनेस्टी खत्म होती है और अब स्टार्ट करेंगे आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो लोधी डायनेस्टी चला था 1451 से 1526 तक। तो लोधी जैसा मैंने बताया कि इन्वाइट किया गया था बहलोल लोधी को, तो ये सबसे पहले सुल्तान बने थे और ये बने थे 1451 से लेकर 1489 तक। तब देख सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो बहलोल लोधी, इसका लोधी डायनेस्टी का जो मेजॉरिटी राजा थे वो बहलोल लोधी रह गए थे। बहलोल लोधी एक बहुत ही एबल कमांडर थे और उनको ये पता चल गया था कि नोबेल्स को खुश रखना है। इससे पहले भी आपने देखा कि सैयद डायनेस्टी के भी जो फाउंडर थे उन्होंने नोबेल्स को हमेशा खुश रखा था। तो यहाँ पर बहलोल लोधी को भी ये पता था कि नोबेल्स ने हटाया है मेनली सैयद डायनेस्टी को और यहाँ पर वो हमेशा चाहते थे कि नोबेल्स को खुश रखा जाए। इसके लिए उन्होंने अफगान जितने नोबेल्स है उनके साथ वर्क एज अ पीए, मतलब उसके दोस्त या फिर कोवर्कर। आप अगर ऑफिस में जाते तो आपको पता है कि कोवर्कर अलग होता है और बॉस अलग होता है। तो वो कभी भी खुद को राजा या फिर खुद को सुल्तान नहीं दिखाते थे और वो अफगान नोबेल्स के साथ ही काम करते थे। ये ज्यादा दिखाने के लिए वो कभी भी फोन पे भी नहीं बैठे, मतलब राजा जो प्राइम चीज होता है कि राजा बैठता है अपने सिंहासन में, वो कभी अपने सिंहासन में भी नहीं बैठे, ये दिखाने के लिए कि अफगान नोबेल्स जो है वो उनके इक्वल है और वो सभी एक साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बहलोल कॉपर कॉइन्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये लोधी डायनेस्टी में किसने निकाला था आपका बहलोल कॉइन्स, तो आपके बहलोल लोधी ने। शायद आपको लोधी डायनेस्टी ना दिया जाए, सिर्फ बहलोल कॉपर कॉइन्स, तो आप याद रखिएगा बहलोल नाम इक्वल है तो किसने निकाला था ये। बहलोल लोधी के बाद आएंगे हम लोग सिकंदर लोधी पे। सिकंदर लोधी थे आपके 1418 से 1517 तक। सिकंदर लोधी की अगर असली नाम देखा जाए तो सिकंदर लोधी का असली नाम था निजाम खान। सिकंदर लोधी की जो माता थी वो एक हिंदू थी, पर हिंदू रहने के इनकी माता एक हिंदू थी, पर इनकी माता हिंदू थी तभी ये हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। हिंदूज की तरफ एकदम भी टॉलरेंट नहीं थे और अपने टाइम पे हिंदूज पे टॉर्चर करना, जजिया टैक्स लगाना और मंदिर तोड़ना जैसा एंटी हिंदूज जितने करते थे दिल्ली सल्तनत के, वो इन्होंने भी कंटिन्यू किया था। तो अगर इनके एक्सपेंशन की बात की जाए तो ही कॉन्कर्ड ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न इंडिया और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया आपको पता होगा कि बंगाल ये सब के साइड, और सेंट्रल इंडिया हो गया आपका मध्य प्रदेश के साइड जो है वो एक्सपेंड करना चाहते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया उनका नो टॉलरेंस पॉलिसी था वर्स नॉन मुस्लिम्स। तो कोई भी नॉन मुस्लिम रहे वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते थे और उनके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। उनके हिंदूज के जो मंदिर है वो सब तोड़ देते थे और ही रीइंफोर्स जजिया टैक्स। जैसे आपको पता है जो हिंदूज पे एक स्पेशल टैक्स लगाया जाता था वो था जजिया टैक्स। जो जितने भी आप दिल्ली सल्तनत में ये नॉन टॉलरेंट मुस्लिम्स पढ़ेंगे, नॉन टॉलरेंट जितने भी सुल्तान बने थे उनका दो आप कॉमन रहेगा, एक तो वो जितने टेम्पल्स है वो सब डिस्ट्रॉय करते थे और वो जजिया टैक्स जो है वो लगाते थे हिंदूज पे। इसलिए आप देखेंगे कि आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखेंगे तो ज्यादा आपको पुराने टेम्पल्स नहीं मिलेंगे, जबकि साउथ इंडिया की तरफ आपको ज्यादा पुराने टेम्पल्स मिलेंगे। इसका मेन कारण यही है कि जितने भी दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल एम्पायर्स बने थे वो मंदिर, जितने भी मंदिर है नॉर्दर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में जितने मंदिर होते थे वो सब तोड़ देते थे। और जैसा इससे पहले बहलोल लोधी मानते थे कि वो सबके इक्वल है, तो ये चीज मानते नहीं थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी खुद को हमेशा सुपीरियर मानते थे दूसरे जितने भी नोबेल्स है। तो आप समझ रहे हैं कि सिकंदर लोधी कोई भी टॉलरेंट पॉलिसी नहीं फॉलो करता था और ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि हिंदुओं को कोई फॉलो नहीं करता था, वो अपने आप को उनसे ऊपर समझता था और बाकी जितने नोबेल्स है उनसे भी खुद को सुपीरियर समझता था। अब सिकंदर लोधी की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए, ही वाज द फाउंडर ऑफ आगरा।
आगरा के फाउंडर थे आपके सिकंदर लोदी, और वो लिखते थे गुल रखी नाम से। तो ये दोनों चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगरा उन्होंने फाउंडर मतलब उन्होंने फाउंड किया था, और वो जब लिखते थे वो नाम यूज करते थे गुल रखी। अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में, जो कि थे आपके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी थे आपके 1517 से 1526 तक। वो सबसे बड़े बेटे थे सिकंदर लोदी के। तो जैसा सिकंदर लोदी खुद था वैसे था आपका इब्राहिम लोदी, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था सिकंदर लोदी कैसा है, तो वही उन्होंने फॉलो किया था। और वो अपने पिताजी जैसे एरोगेंट और नॉन टॉलरेंट थे, तो वो हिंदूज की तरफ नॉन टॉलरेंट थे, और जितने भी नोबल्स है, जितने भी शाही लोग हैं, उनको काफी ज्यादा इंसल्ट करते थे और नोबल्स को अपने जूते के नीचे रखते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसल्टेड हिज नोबल्स। अब सबसे ज्यादा इंसल्ट कब होता है? ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई शहनशाह अलग से बुलाए नोबल्स को इंसल्ट कर, सबसे ज्यादा इंसल्ट होता है जब बड़ी कोर्ट में ऐसे किसी को इंसल्ट किया जाए। तो ऐसे इब्राहिम लोदी अपने काफी नोबल्स को इंसल्ट करते थे। इसलिए दौलत खान लोदी, जो कि उस टाइम पे गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को कि आप आ जाइए और इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए। और इब्राहिम लोदी को जब आप हरा देंगे फिर आप वापस चले जा सकते हैं अपने कंट्री पे। अपनी कंट्री मतलब वापस सेंट्रल एशिया से आए थे बाबर, तो ये बोला गया था कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को हराइए और फिर वापस चले जाइए। और आपको पता ही होगा गवर्नर ऑफ पंजाब थे, जितने भी सेंट्रल एशिया से आते थे, जितने भी जंगली लोग सेंट्रल एशिया से आते थे इंडिया पे अटैक करने के लिए, वो सभी पंजाब के रास्ते से ही अंदर आते थे। तो दौलत खान लोदी ने ये कहा था कि पंजाब के रास्ते से आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आके सिर्फ इब्राहिम लोदी पे अटैक करना है और उसको शहनशाह सुल्तान से हटाना है, और फिर हम लोग आपको पैसा वैसा सब कुछ दे देंगे और आप वापस जा सकते हैं अपने देश में। तो वैसे ही आपको बाबर को एक बहुत अच्छा चांस मिला, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री था और बाबर चाहते थे कि ऐसे एक रिच कंट्री में वो जाकर रूल करे। तो बाबर ने जब आए थे उन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इब्राहिम लोदी के लिए जो भी लड़ाई करता था वो सिर्फ उससे डर के लड़ाई करता था, और बाबर के लिए जो आर्मी लड़ाई करते थे वो बाबर के लिए पूरी तरीके से वफादार थे। इसलिए बाबर की जो आर्मी है वो काफी छोटे साइज की थी, और लोधी की जो आर्मी है, लोधी डायनेस्टी, वो काफी बड़े साइज की थी। पर तब भी आपके बाबर की आर्मी ने लोधी की आर्मी को पूरी तरीके से हरा दिया था। और ये हुआ था पहले बैटल ऑफ पानीपत में, जो हुआ था आपके साल 1526 में। तो बाबर जब इंडिया में आया था तब इंडियन जो राजा थे और इंडियन शाही लोग थे वो बाबर को इसलिए इनवाइट कर रहे थे कि आप इब्राहिम लोदी को हराइए और फिर अपने कंट्री वापस चले जाइए। और बाबर जब इंडिया में आया था तब उसका ऐसा कोई भी मन नहीं था कि इंडिया से वापस जाना है, इसलिए उसने इंडिया में रहने का डिसाइड कर लिया था। इंडिया में जब रहने का उसने डिसाइड कर लिया था तब बाकी शहनशाह और जितने भी राजा थे इंडिया के वो काफी गुस्सा हो गए थे और बाबर के साथ लड़ाई करने वाले थे। ऐसे कि उस बाबर के जो अपने आर्मी के लोग थे नोबल्स थे, वो भी अपने कंट्री वापस जाना चाहते थे सेंट्रल एशिया में, क्योंकि आपको बताइए सेंट्रल एशिया और दिल्ली का टेम्परेचर और वेदर क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए वो भी वापस जाना चाहते थे। तब बाबर ने पहली बार यूज किया था आपका बाबर ने यूज किया था सबसे पहले जिहाद। उसने बोला था इंडिया में रहना और इंडिया पे रूल करना उसके लिए जिहाद है, और इसलिए उसने आर्मी को ऐसे इन्फ्लुएंस किया था कि ये इंडिया में जो फाइट करना होगा ये जिहाद है। इसलिए यही कह के बाबर इंडिया में रह गया था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाबर खुद भी मानता था हिंदू को खुद से नीचे मानता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल मानता था, पर उसने सिर्फ जिहाद इसलिए यूज किया था ताकि वो इंडिया पे रूल कर पाए। तो ये जितना भी है ये सब हम लोग मुगल के चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मैंने पहले के चैप्टर्स में सारे राजाओं के बाद जितने भी सुल्तान थे के बाद मैंने बोल दिया था, पर एक मतलब कंप्लीट सेशन जितना भी है एक लिस्ट बना के मैंने रखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, तो अगले वाले चैप्टर में देख लेंगे। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।